दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा बयान आया है और बयान ये है कि हमने हिजबुल्लाह की फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एब्सोल्युटली डिग्रेड कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया है। मुझे ना ये जितने भी बदसूरत लोग हैं, इनके चेहरों के आगे क्रॉस बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए मैं क्रॉस बना रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार नहीं समझे, आप समझ चुके होंगे, लेकिन मजा तो अगर आपके हाथ में पेन होता आप नहीं बनाते क्रॉस। मैं ऐसी कोई गलत बात नहीं कहना चाहता किसी के लिए, लेकिन क्या ये 15 अक्टूबर तक ऑफ हो जाएगा या 30 अक्टूबर तक? देखो, ऑफ तो इसको होना है। ईरान के पास काबिलियत है और ईरान जो कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से, वो देखिए, आप 10 उसमें इंस्पेक्शन बॉडीज डाल दीजिए, जिसको छुपा के करना है वो छुपा के कर देगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बेजो गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा बयान आया और बयान यह है कि हमने हिजबुल्लाह की फाइटिंग कैपेबिलिटीज को एब्सोल्युटली डिग्रेड कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया है। अब हिजबुल्लाह में वो क्षमता नहीं है। हां, छुटमुट ठाठू कर सकता है, ठुस ठुस कर सकता है, गली मोहल्ले में गोला मार दिया, गोली मार दी, आरपीजी मार दिया, रॉकेट मार दिया, ये सब हिजबुल्लाह कर सकता है। लेकिन हिजबुल्लाह का जो प्लानिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेटेजिक उसके टॉप लेवल के कमांडर्स हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना है कि हमने सबको साफ कर दिया। दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से और कहां से इजराइल ने लेबनान पे अटैक करा। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिएगा कि जो लेबनान का साउथ का एरिया है और इजराइल का नॉर्थ का एरिया है, खासतौर से ये जगह, यहां पे क्या है कि इजरायली सेटलर्स हैं और उन इजरायली सेटलर्स के ऊपर हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारे, वहां पे आतंकवादी भेजे, 10 किस्म के ऐसे काम करे कि लोगों में एक खौफ का माहौल हो जाए और लोग भाग जाएं। लोग भागे भी कुछ वहां पे, ऐसी बात नहीं कि नहीं भागे, भागे भी। रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, वहां से हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। यहां पे हिजबुल्लाह का एक हेडक्वार्टर था, उस हेडक्वार्टर को आईडीएफ ने निपटा दिया। मारी 8, 10, 15 मिसाइल, बिल्कुल पार्किंग लॉट बना दिया, उस पूरी बिल्डिंग्स का, सीरीज ऑफ बिल्डिंग्स का पार्किंग लॉट बना दिया। अब यहां पे जब इजराइल ने अटैक करा है दोस्तों, तो आप यहां से देख लीजिए, ये वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है, राइट, ये है गाजा पट्टी है। अब यहां से इजराइल ने मारे, ये सारे के सारे अटैक यहां से हुए हैं। जैसा आपको पता है, यह हसन नसरल्ला है दोस्तों। हसन नसरल्ला 27 सितंबर 2024 को इसको ऑफ कर दिया। जैसे ही इसको ऑफ करा, इसको गुड नाइट बोला, तो लोगों ने बोला कि हाशिम सैफुद्दीन है, ये इसके बाद बनेगा, ये इसका रिश्तेदार है, ये इसका कजिन भी लगता है, इनकी रिश्तेदारी है, तो ये बड़ा भरोसे का बंदा है। इजरायलियों ने 4 अक्टूबर को हाशिम को भी ऊपर पहुंचा दिया 72 हुरों के पास। फिर उसके बाद बोला कि इसका रिप्लेसमेंट एक और है, इसका रिप्लेसमेंट एक और है, उसका नाम ही नहीं बताया। जैसे ही उसका पता लगा इजरायलियों को कि हां, यही है वो आदमी जिसका नाम नहीं बता रहे, ये हाशिम सैफुद्दीन के पास आया, इसको भी 4 अक्टूबर को, उसी दिन इजराइल ने 27 सितंबर और 4 अक्टूबर के बीच हैट्रिक ले लिया। इन 3 बंदों को इजराइल ने उड़ा दिया है दोस्तों। और इसके बाद अब सुहेल हुसैन हुसैनी को 7 अक्टूबर को, यह भी एक बहुत बड़ा इनका तगड़ा कमांडर था, यंग बंदा है, जिसको कह रहे थे कि हां, ये एक दिन हिजबुल्लाह का लीडर बनेगा, इसको भी ऑफ कर दिया। अब आया है आखिरी में ये है शेख नईम कासिम। अब शेख नईम कासिम का मामला है कि शेख नईम कासिम को ढूंढ रहे हैं ये लोग। शेख नईम कासिम कभी बिस्तरे के ऊपर सोता है, कभी बिस्तरे के नीचे सोता है, कभी अलमारी के अंदर सोता है, कभी बाथरूम में, इस फिराक में कि भैया मैं पकड़ा ना जाऊं, इस चाहत में कि मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि इजरायली अब मेरे पीछे पड़ चुके हैं। चुन चुन के पहले हमास को इन लोगों ने साफ करा। आपको याद होगा दोस्तों कि 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था, तब उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका एक बयान आया बड़ा मशहूर, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। उनका कहना है कि जो भी हमास का बंदा है, इज अ डेड मैन वॉकिंग। आप ये समझ लो, वो आज सांस ले रहा है, वो कल सांस नहीं ले रहेगा, ऊपर से नीचे तक मैं सबको खत्म कर दूंगा। कर भी दिया। इस्माइल हानिया को तेहरान जाके मारा, इन लोगों को यहीं पे निपटाया। मैं फिर आपको बताता हूं इनकी स्टोरी दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप सुनिएगा। मुझे ना ये जितने भी बदसूरत लोग हैं, इनके चेहरों के आगे क्रॉस
बनाने में बड़ा मजा आ रहा है इसलिए मैं क्रॉस बना रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि आप पहली बार नहीं समझे, आप समझ चुके होंगे, लेकिन मजा तो अगर आपके हाथ में पेन होता आप नहीं बनाते क्रॉस। मैं भी बना रहा हूं क्रॉस। देखिए, हसन नसरुल्लाह गुड नाइट, हाशिम सैफुद्दीन गुड नाइट, ये कोई अनजान अननोन है गुड नाइट, सोहेल हुसैन हुसैनी गुड नाइट। अब ये जो है ये भाई, इसका मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। आप लोग कमेंट्स में लिखिए ये कब ऑफ होगा। मैं ऐसी कोई गलत बात नहीं कहना चाहता किसी के लिए, लेकिन क्या ये 15 अक्टूबर तक ऑफ हो जाएगा या 30 अक्टूबर तक? देखो ऑफ तो इसको होना है, ये कब ऑफ होगा, कब इसका गुड नाइट होगा, आप लोग जरा देखिए। तो दोस्तों ये जो अटैक्स कर रहा है इजराइल यहां पे अटैक लगातार दर लगातार इनकी पोजीशन पे कर रहा है। यहां पे अगर हम इजराइल का अटैक हटा दें, जॉर्डन के अंदर हमास और हिजबुल्ला एक्टिव हो गए, जॉर्डन के अंदर, सीरिया के अंदर ये लोग दोबारा एक्टिव हो गए हैं, और दोस्तों ये इराक के कुछ एरियाज में ये लोग एक्टिव हो गए हैं। यहां पे इनके एक्टिव होने का क्या मतलब है? इनके एक्टिव होने का मतलब यह है कि अब सीरिया से भी यहां पे अटैक होंगे, जॉर्डन से भी यहां पे अटैक होंगे, और ये यहां पे अटैक, आप समझ रहे हैं दोस्तों। और मेन इनका टारगेट रहेगा हाइफा। मैंने आपको कल भी यही बात बताई थी, हाइफा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे अडानी का पोर्ट है, और अडानी ने कान पकड़ के चाइनीज को यहां से निकाला था। आप समझ लीजिए, कान पकड़ के चाइनीज को निकाला था। सारा का सारा यहां से अगर आप देखेंगे, ये कुवैत वाला एरिया है, इराक वाला एरिया है, और ये वाला जो एरिया दोस्तों, दिस इज ईरान। यहां से हर चीज कंट्रोल हो रही है। चलिए अब मैं इसका आपको दूसरा चैप्टर बताता हूं। अब दोस्तों टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है जी, आज बुधवार है, और आज के दिन जो बाइडेन और नेतन्याहू की एक मीटिंग होनी है, और उस मीटिंग में यह डिसाइड होगा कि कौन कौन से टारगेट ये लोग मारेंगे। ईरान के अंदर जवाबी कार्रवाई कैसे होगी। अब ईरान ने वाज़े तौर पे इजराइल को एक बात बता दी और अमेरिका को एक बात बता दी है कि बॉस देखो, अगर तुम हमारे न्यूक्लियर पे वार करोगे, अगर तुम हमारे फ्यूल के जो ऑयल के एरियाज हैं उन पे वार करोगे, तो फिर यह मामला एस्केलेट हो जाएगा। अच्छा, एस्केलेशन ईरान करेगा कैसे? दो किस्म के एस्केलेशन होते हैं दोस्तों हमारी लैंग्वेज में, दो किस्म के। एक होता है वर्टिकल एस्केलेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन यानी कि इलाका बढ़ जाता है लड़ाई का, ठीक है जी। लड़ाई का इलाका 100 किलोमीटर पे हो रहा था, वो 300, 400, 500, 1000 हो गया। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। वर्टिकल एस्केलेशन किसको बोलते हैं? यानी कि जब आप और बड़े से बड़ा हथियार आप इस्तेमाल करें, उसको कहते हैं वर्टिकल एस्केलेशन। इस लड़ाई में खतरा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एस्केलेशन हो सकते हैं। बीच में एक ऐसा र्यूमर, एक ऐसी अफवाह उड़ी थी कि ईरान ने अंडरग्राउंड एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। 4.4 ऑन द रिक्टर स्केल एक अर्थक्वेक आई थी। बाद में खारिज हो गया, बोला कि नहीं साहब ये सिर्फ सोशल मीडिया का र्यूमर है, इन तिलों में तेल नहीं है, इस र्यूमर को हटाओ तुम, ये झूठ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों क्या काबिलियत है ईरान के पास? बिल्कुल ईरान के पास काबिलियत है, और ईरान जो कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से, वो देखिए, आप 10 उसमें इंस्पेक्शन बॉडीज डाल दीजिए, जिसको छुपा के करना है वो छुपा के कर देगा, राइट। 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा भारत और ईरान का। भारत ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, और सैटेलाइट घूम रही थी अमेरिका की, अमेरिका को कख नहीं पता लगा। भारत ने कंक्रीट की सुरंगें बनाई, दिन रात अजीबोगरीब तरीके से काम करा, और एक दिन बोला गो ऑन, डन। वहां पे बूम बूम हुआ, पूरा का पूरा उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट अपने करे। आई थिंक 4 या 5 एक्सप्लोजन भारत ने करे। क्या कर लिया दुनिया ने? कर दिया ना, मैसेज पास कर दिया दुनिया को। फिर पाकिस्तान ने हम भी कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बात की बात है, लेकिन भारत ने कर दिया, अमेरिकन को पता नहीं लगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ईरान भी ऐसा कर सकता है और दुनिया को ना पता लगे? 100% दिस इज पॉसिबल। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये है ईरानियन एयरफोर्स, ईरानियन आर्मी, ईरानियन नेवल बेसिस हैं, ऑयल साइट्स और न्यूक्लियर। तो ऑयल साइट्स और न्यूक्लियर को लेकर तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसको छेड़ना मत, राइट। अमेरिका भी कहता है कि यार इनके न्यूक्लियर को मत छेड़ो, जबकि मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं कि अगर छेड़ना है तो ईरान के न्यूक्लियर को छेड़ो। देखो दोस्तों, ये इनके फौजी ठिकाने हैं, ये ईरानियन आर्मी के बेसिस हैं, ये एयरफोर्स के बेस हैं, ये नेवी के बेस है, ठीक है ना। जैसा हमने बताया, येलो इज फॉर आर्मी, ये एयरक्राफ्ट बनाया ऑब्वियसली एयरफोर्स, एंड जो रेड है, रेड इज फॉर ईरानियन नेवी।
अब अगर ये यहां से अटैक लॉन्च करते हैं, ठीक है जी, अटैक लॉन्च करते हैं, तो इनको फ्रेंडली टेरिटरी चाहिए यार। समझो, पहले किसी भी अटैक को लॉन्च करने के लिए व्हेन यू फ्लाई, आप जब अपना जहाज किसी भी जमीन के ऊपर, अगर वो दुश्मन के एरिया से लेगा तो शूट करेगा आपको, लेकिन अगर आप दोस्तों के इलाके से ले गए तो दोस्त आपको शूट नहीं करेगा। तो ये हमें देखना है साहब कि अगर F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट ये लोग उड़ाते हैं, F-35 जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, तो यहां से फिर आराम से इजराइल, राइट, सऊदी अरब के ऊपर से जाके, यहां से जाके ये एयरफोर्स बेस, ये न्यूक्लियर के पास है, यहां से अटैक करा ये एयरफोर्स बेस, यहां से अटैक करा ये आर्मी बेस, यहां से अटैक करा ये नेवी बेस। ये पूरा का पूरा जो है आप कर सकते हैं, और इनको पता, मैं आपको बता रहा हूं, इनको पता भी नहीं लगेगा। ये पूरा यू कैन अटैक एनीवेयर। देखिए, आप इराक के ऊपर भी जाएंगे, अगर ये अनफ्रेंडली टेरिटरी भी है, इराकीज के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस का सिस्टम नहीं है जिससे इराकी आपको ये बोल दें कि साहब आपके F-35 हमें दिखाई दे रहे हैं और उनको मार देंगे, राइट। पर जनरली इट इज सेफर। मैं एक सेफ्टी मेजर की बात कर रहा हूं। वैसे अगर ये जो इजरायली जेट्स हैं दोस्तों, अगर ये चले भी जाते हैं इनके ऊपर, तो दे विल नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग। तो ये लोग क्या करेंगे, देखिए, सिंपल सी बात है, यहां से इन्होंने अटैक लॉन्च करा है, ठीक है ना। यू कैन कहीं पर भी आप इनको अटैक कर सकते हैं, और ये क्योंकि इन इलाकों में है उनके, राइट। आप देखेंगे ज्यादातर कि ये देखिए यहां पे ये पूरा फैला हुआ है ना, पर जनरली आप देखेंगे कि इन इलाकों में, इस बेल्ट में इनके ज्यादा है, इस बेल्ट में आप देखेंगे इनके ज्यादा है। और ये बेल्ट है बिल्कुल इराक से लगी हुई, और इराक जो है वो जॉर्डन से लगा हुआ, और जॉर्डन लगा है इजराइल से। अब सीधा 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 मल्टीपल टारगेट्स के ऑप्शंस हैं। अगर ये जेरिको 2 और जेरिको 3 मिसाइल्स अपनी फायर करते हैं, ये इजराइल की मिसाइल्स हैं, they can target anything at all। ये पूरे ईरान में किसी भी एरिया को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। और इसके अलावा जेरिको 2 और जेरिको 3 अगर ये ना भी इस्तेमाल करें, अपने F-35 भेजते हैं, तब भी ये बर्बाद कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये करेंगे। दोस्तों, ये डिविजन्स हैं इजरायली आर्मी के, जो कि इस वक्त लेबनान के अंदर एक्टिव हैं। ये 98th आर्मी डिवीजन, 36th आर्मी डिवीजन, 91st आर्मी डिवीजन और 146 रिजर्व डिवीजन। अब दोस्तों, यहां से इनके जो डिविजन्स हैं, यहां से दे आर गोइंग स्ट्रेट इन देयर एयरफोर्स इज कैरिंग आउट लिमिटेड ऑपरेशंस इनसाइड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। और यहां पे जो ये लोग हैं इस इलाके में दोस्तों, नॉर्थ ऑफ हाइफा, ये वाला एरिया है नॉर्थ इजराइल का, साउथ लेबनान का, यहां पे असली लड़ाई छिड़ रही है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, लेटेस्ट है। आज मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में करूंगा, लेकिन जब ये पता लगा कि इतने कमांडर एक के बाद एक ये लोग मार चुके हैं हिजबुल्लाह के, और यहां पे एक और रिजर्व डिवीजन को लॉन्च कर दिया है, या एक और डिवीजन को लॉन्च कर दिया, मुझे लगा कि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। अब मैं आता हूं सवाल और जवाब पे। अब दोस्तों, पहला सवाल ये है, सर आजकल आप आजकल आप रिपब्लिक में नजर नहीं आते, कि आपने रिपब्लिक छोड़ दिया? हाँ, मैंने रिपब्लिक छोड़ दिया दोस्तों, अब मैं रिपब्लिक में नहीं जाता हूं, मैं बाकी सब चैनलों पे देखता हूं, लेकिन आई एम नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद रिपब्लिक टीवी। अनुराग मलासा, सर क्या आपने एक्टिव नेवी पर्सनल से हाइफा प्रोटेक्शन की बात की है? और सर आप क्वेश्चन नहीं ले रहे? नहीं, एक्टिव नेवी, देखिए मैं एक्टिव नेवी पर्सनल कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेट्स बी वेरी क्लियर, कोई भी एक्टिव सर्विस वाला होगा वो कभी आपसे बात नहीं करेगा। हाँ ठीक है, अगर उसको लगेगा कि आप सीनियर हैं तो वो बात टाल देगा पोलाइटली, लेकिन ही इज नो नेवी पर्सन इज गोइंग टू टेल यू। ये तो एनालिसिस है कि इंडियन शिप्स कहां मूव कर रहे हैं। अब इंडियन शिप्स पर्शियन गल्फ पहुंच गए हैं, अरेबियन सी की तरफ जा रहे हैं, या मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेटेस्ट उनका क्या लोकेशन है, क्या ये ऐसा हो सकता है, ये है
इन सब के ऊपर आप एनालिसिस करते हैं, जो आपके पास फैक्ट्स होते हैं, फिर आप क्रिस्टल गेजिंग करते हैं। एक्टिव नेवी वाले आपसे बात नहीं करेंगे इस मामले में, बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे। जब हो जाएगा उसके बाद नेवी की ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी, वो मीडिया में आता है, वो छनी हुई, बहुत हाईली छनी हुई न्यूज आती है, हाईली, यू नो, इट्स दिस थिंग। रुतुल, Sir, why is there no hostility between world's largest economy and its neighbors? So much hostility between second largest economy and its neighbors. Otherwise, economies such as well as India with its own hostility with our neighbors. What made USA so strong and influential? And why, being just fifth, or there is not so much pressure, hostility? Is it created any third power also involved? देखिए, ऐसा है कि क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको रुतुल जी एक बात बता दूं, हॉस्टिलिटी कई कारणों से होती है, इसके हिस्टोरिक कारण होते हैं। कनाडा और यूएस के बीच में कोई हिस्टोरिक कारण नहीं है एनिमिटी का, कोई झगड़े की वजह नहीं है, राइट ना। वो इनकी जमीन को वेट करते हैं, ना ये इनकी जमीन को वेट करते हैं। यहां पे हमारे यहां झगड़े का कारण ये है कि जो पार्टीशन था, पार्टीशन के वक्त, फिर पार्टीशन के 8 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने अटैक करा भारत को, अक्टूबर के महीने में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1947। चाइना ने 62 में अटैक करा। जब आपके नेबर ही आपको ऐसे मिले हो, यूएस इज लकी यार, यूएस इज लकी, इट हैज गॉट बेटर नेबर्स देन अस। हमारे तो यहीं जाहिल के बच्चे जितने भी नेबर हैं, मतलब पाकिस्तान और चीन की बात कर रहा हूं, बाकी तो ढंग के हैं, बट पाकिस्तान एंड चाइना आर टोटली गॉन यार, क्या करेंगे। कृष्णा त्रिपाठी, गिवन द चाइनीज एंड रशियन इंटरेस्ट इन ईरान, is the United States afraid of potential miscalculations before landing American boots on Iranian territory because of the possibility of China and Russia backing Iran with equipment, leading to a prolonged war in Iran similar to that? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। रशिया को ईरान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहली चीज। चाइना को ईरान में इंटरेस्ट है, लेकिन चाइना कभी भी अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालता। जैसे रूस है ना, यूक्रेन में भेज दिए बंदे, क्रीमिया में भेज दिए बंदे, इधर भेज दो, उधर भेज दो, अफ्रीका में ऑपरेशंस करो। अच्छा, खुद नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पैसे दो वैगनर ग्रुप को। ये सारा का सारा ड्रामा चाइना नहीं करता। चाइना मोटे मोटे चेक लिखता है, चाइना अपनी फौजें नहीं भेजता। अब पहली बार चाइना अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है। चाइना कह रहा है कि सादी वर्दी जो होती है उसमें मैं अपने कमांडोज या अपने इंटेलिजेंस वाले, चाइना कह रहे हैं कि हम लोग भेजेंगे कहां, पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे मोटा पैसा लगाया और पाकिस्तानी नालायक हैं। चाइनीज मरते चले जा रहे हैं, कोई चाइनीज जाने को राजी नहीं है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है चाइनीज फौज एक न एक रूप में उतरे। लेकिन ये न्यूज कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये न्यूज कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। कोई चाइनीज ट्रूप्स पीओके में है। There are elements of Chinese intelligence and PLA inside POK and Gilgit-Baltistan, लेकिन अगर ये चीज पाकिस्तान के शहरों में है, I have no such information. I don't think that is true right now. इंटेलिजेंस वाले पक्का होंगे, लेकिन boots on ground no. जहां तक आप पूछ रहे हैं कि अमेरिकन boots on ground in Iran, I don't think that is a possibility. अमेरिकन boots in Iran नहीं, boots on ground ईरान में नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि रेजिम चेंज की बात वहां पे हो रही है। वहां पे लोग अभी सडनली, वो शाह रजा पहलवी वो जिंदा हो गया, उसका नाम ही नहीं सुना था लोगों ने, अचानक वो स्पीचेस दे रहा है अमेरिका में, दुनिया भर में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है। उसके पैसे कौन दे रहा है उसको कि आप जाइए स्पीचेस दीजिए? उसको प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? ये विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। अब इन्होंने ये मन बना लिया है कि हमास, हिजबुल्ला और हुथी, ये सब के सब जब ईरान ने पाल रखे हैं, तो इनसे लड़ने का क्या फायदा, ईरान को निपटाओ। ईरान को कैसे निपटाओगे? ऐसे नहीं कि ईरान के न्यूक्लियर पे, नहीं, ईरान का रेजिम चेंज कर दो, और रेजिम चेंज में ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।